गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। यूक्रेन रशिया वॉर ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा डिस्कशन है जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे, अलग अलग समाचार पत्रों में विस्तृत रूप से इस पे चर्चाएं हो रही हैं। लोग इसको लेके चिंतित भी हैं कुछ हद तक कि हमारी अर्थव्यवस्था पे किस तरीके से असर पड़ेगा। भारत में बैठकर हम लोग ये युद्ध को जिस तरीके से देख रहे हैं वो किस तरीके का नज़रिया हमारा होना चाहिए। लेकिन इन सब मुद्दों से ऊपर सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे क्या कारण है। रशिया यूक्रेन के ऊपर ये जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है इसके पीछे उसका मकसद क्या है, और यूक्रेन ने इस किस तरीके की एक्टिविटीज़ किया या क्या किस तरीके से उसका रिलेशन रशिया के साथ ख़राब हुआ और जिसके कारण ये कार्रवाई हो रही है। ना आप लोगों को बहुत तरीके की अलग अलग जानकारियाँ मिल रही होंगी, लेकिन बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे इस रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे का कारण। यूएसएसआर सोवियत संघ आप लोगों को पता होगा, 1991 में सोवियत संघ हुआ करता था। लेकिन अमेरिका और रशिया में वर्चस्व की लड़ाई के कारण हमेशा यूएस ने यूएसएसआर को तोड़ने की कोशिश किया और वो सफल भी रहा। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और रशिया एक देश बना और उसी के साथ उसके 14 देश और बने। सो यूएसएसआर टूट के 15 देश बन गया। उसी 15 देशों में से एक है यूक्रेन जिसकी उत्तरी सीमा, उत्तरी पूर्वी सीमा और पूर्वी सीमा ये रशिया से मिलती है। ये यूक्रेन देश उस हिसाब से जितना पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये उत्तर प्रदेश के 10 ज़िलों के बराबर ही है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है 4.5 करोड़ के आसपास है। उतना हमारे उत्तर प्रदेश में भारत के उत्तर प्रदेश में जो ज़िले हैं 10 ज़िलों को मिला दीजिए तो उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये यूक्रेन देश अलग होने के बाद अपने को इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे अपनी गतिविधियां कर रहा था, अपने देश को संभाल रहा था। लेकिन धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ के बॉर्डर पे होने की वजह से ये यूरोपियन कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में आके ये जो यूरोपियन यूनियन है उस यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाह रहा था। उसके लिए यूक्रेन ने ऑलरेडी एप्लीकेशन भी दे दिया था। यूरोपियन यूनियन उन यूरोप के जो देश हैं उनका एक समूह है। उसमें आपको किसी भी देश में रह के, किसी भी देश में जाके काम करने की हर तरीके की आज़ादी होती है। तो रूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाह रहा था यूक्रेन, पहली बात। दूसरी बात, नाटो देशों का एक समूह है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन एक 30 देशों का समूह है और जिसमें आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी भी नाटो देश, ऐसा देश जो नाटो का सदस्य है, अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक करता है या किसी भी तरीके की मिलिट्री ऑपरेशन या अटैक होता है तो जो अदर नाटो कंट्रीज़ हैं वो उसको अपने ऊपर हमला मानेंगी और जो भी देश अटैक किया रहेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगी, उसके खिलाफ वो लड़ेंगी, सब मिल के लड़ेंगे। यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पे है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रही है यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, रूस के खिलाफ। और रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए यूक्रेन रशिया का, रूस का पड़ोसी है। सो अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए तो अमेरिका जैसे देशों को या यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, वो सब यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी, उसमें से भी बहुत सारे नाटो के पार्ट हैं,
तो अमेरिका ये चाहता था कि अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए तो हम अपने हथियार या अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन में रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर रशिया पे कोई अटैक करने की बात आए या रशिया को डराने की ही बात आए तो यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट रहेगा तो यूक्रेन हमारे परिवार का सदस्य बन जाएगा, नाटो परिवार का सदस्य बन जाएगा। और रशिया के ऊपर किसी भी तरीके की नज़र रखने के लिए कि रशिया अपना प्रभुत्व तो नहीं बढ़ा रहा है, उसके लिए यूक्रेन हमारा एक सहयोगी देश बन जाएगा। लेकिन एक कहावत है ना, नेताजी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं। तो या तो नेताजी के अंदर इतनी ताकत हो कि अगर लोग साथ में ना भी रहें तो भी आगे जाने के बाद वो खुद को संभाल सकें। यही हालत हुआ यूक्रेन के साथ। कहना आसान है हम आपके साथ हैं, लेकिन रशिया ये चीज़ समझ गया, रूस ये चीज़ समझ गया कि यूक्रेन की चाहत है कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाए, नाटो का सदस्य बन जाए, और उससे हमारे वर्चस्व को कहीं ना कहीं आँच आ रही है, हमारे प्रभुत्व को। और उससे जो नाटो कंट्रीज़ हैं, देश हैं, देश जो नाटो के सदस्य हैं, वो रशिया के ऊपर अपना अपनी नज़र रख सकते हैं। कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो उसको डरा धमका सकते भी हैं, क्योंकि यूक्रेन उनका पार्ट हो जाएगा, जो यूक्रेन उनका पड़ोसी देश है। अब अगर आप समझिए कि चाइना अगर बांग्लादेश में आके कोई अपना मिलिट्री ऑपरेशन मिलिट्री कैंप लगाए, वहाँ पे हथियार इकट्ठा करे या किसी भी तरीके से अपनी मिलिट्री को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करे, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। करेक्ट? कि भारत बगल में आप इस तरीके का ऑपरेशन कर रहे हो, तो भले आप भारत के ऊपर डायरेक्ट कोई अटैक नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर कर क्यों रहे हो बांग्लादेश में इस तरीके की कार्रवाई? बांग्लादेश में बैठ क्यों रहे हो? मिलिट्री क्यों बढ़ा रहे हो? न्यूक्लियर वेपन्स, विमान, लड़ाकू विमान, ये सब क्यों इकट्ठा कर रहे हो? सेम वही हालत रशिया की हुई। रशिया समझाने की भी कोशिश किया, लेकिन जो अभी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो प्रो यूरोपियन यूनियन हैं, प्रो नाटो सपोर्टर हैं, और यही कारण है कि रशिया ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रशिया ऐसा नहीं है कि एक दिन में अटैक के लिए तैयार हो गया। रशिया का जो एम है वो बहुत ही क्लियर है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। वो एक बिगर जियोपॉलिटिकल एम को लेके आया हुआ है। ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये यूक्रेन के ऊपर कब्जा करके यूक्रेन को तहस नहस करना नहीं चाहता है, ये मुझे लगता है। इस युद्ध से रशिया प्राप्त क्या करना चाहता है? मुझे लगता है वो 3 चीज़ प्राप्त करना चाहता है। पहला, कि वो यूक्रेन को डीमिलिटराइज़ करना चाहता है, जिसमें कोई इस तरीके का न्यूक्लियर वेपन्स या नाटो के जो सदस्य देशों से उनको किसी भी तरीके का मिलिट्री कैंप, उससे मिले हुए लड़ाकू जहाज़ या न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब को वो डीमिलिटराइज़ करना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि नाटो के जो देश हैं, अमेरिका सहित जो सदस्य हैं नाटो को, उनको चाहिए कि वो जो यूक्रेन के पीछे पड़े हुए हैं कि आपको नाटो की सदस्यता मिल जाएगी और आप हमारे सहयोगी हो जाएंगे, परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। अभी कहाँ गया अमेरिका? बोलने की बातें अलग होती हैं, रशिया उसके नज़दीक है। रसिया की ताकत यूक्रेन की ताकत से बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करें या सेना की मजबूती की बात करें, रशिया उससे बहुत आगे। लेकिन क्या रशिया अगर इस तरीके का ऑपरेशन जो कर रहा है, आज 8वां दिन 9वां दिन होने को आया, लेकिन रशिया अभी भी उस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है जिसमें वो चाहता है कि नाटो देश ये वेरी ओपनली एंड फॉर्मली ये अनाउंस करें कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनने वाला है, ना ये बनेगा। तो मुझे लगता है दूसरा एम उसका ये है कि नाटो देश उसको नाटो के जो सदस्य देश हैं वो ये आधिकारिक तौर पे ये घोषणा करें
कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं होने वाला है, नहीं होने जा रहा है। और तीसरी चीज़, यूक्रेन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए जिस पे किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, ना वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो, ना वो नाटो का सदस्य बने। वो एक स्वतंत्र राष्ट्र हो, इंडिपेंडेंट कंट्री हो, जहाँ पे कि वो खुद से वहाँ की सरकारें चले, किसी के प्रभुत्व से या किसी के इन्फ्लुएंस से वहाँ के जो राष्ट्रपति हों वो अपनी एक्टिविटी ना करें, या किसी भी तरीके से रशिया के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। रशिया इसीलिए ये सारा अटैक जो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है, जिसमें वो ये बोलता भी है जगह जगह कि हम आम नागरिकों को परेशान नहीं करेंगे, आम नागरिकों से हमको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हम सबको मालूम है जब युद्ध होता है, जब कोई कंट्री किसी कंट्री पे अटैक करती है, तो कितनी भी आप बचत करने की कोशिश करें लेकिन नुकसान होता है। आम नागरिकों को भी जान माल का नुकसान होता है। आपने कहीं वीडियोज़ में या कहीं पे कुछ सुने भी होंगे कि कितने परिवार के कितने सदस्य बुरी तरीके से घायल हो गए, मौत के घाट उतर गए। ये सारी चीज़ें जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी युद्ध में ये सारी होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन रूस का बस मुझे लगता है यही 3 उद्देश्य है कि यूक्रेन को ना तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना है, ना नाटो का पार्ट होना है, खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना है, ताकि किसी भी और नाटो या यूरोपियन यूनियन का प्रभुत्व यूक्रेन के ऊपर ना आए, जो कल रशिया के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा हो या खतरे की घंटी हो। यही रूस चाहता है, और इसी के लिए इस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है कि इतना प्रेशर बनाया जाए यूक्रेन के ऊपर, या यूक्रेन से संबंधित जो देश हैं जो पहले बोले कि आप नाटो का पार्ट हो जाओ, यूरोपियन यूनियन में भी आप शामिल हो सकते हो, और अलग अलग एप्लीकेशंस पढ़ने लगे। ये सब रूस देख रहा था, रूस बोल भी रहा था ये चीज़ें कि ये सब चीज़ें मत करिए, आप हमारे पड़ोसी देश हैं, आप स्वतंत्र तौर पे रहिए। लेकिन यूक्रेन की मंशा अलग थी, वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहता था। तो रशिया ये चाहता है कि इतना दबाव बनाया जाए यूक्रेन के ऊपर कि वो बायलैटरल डिस्कशन मतलब द्विपक्षीय समझौते के लिए सहमत हो जाए, और रूस और यूक्रेन मिलके इस मुद्दे को सुलझा लें, और यूक्रेन ये घोषित कर दे कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र हूँ, न मैं यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाह रहा हूँ, न मैं नाटो का पार्ट होना चाह रहा हूँ, और उसके बाद ये मिलिट्री ऑपरेशन थम सकता है। उसके पहले रशिया इसी एम के साथ लड़ाई करता रहेगा। किसी भी तरीके से वो मुझे नहीं लगता कि वो यूक्रेन पे कब्जा करने वाला है या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है यूक्रेन के चक्कर में, या तृतीय विश्व युद्ध की कोई संभावना है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो केवल एक डराने धमकाने और दबाव बनाने की एक कोशिश है, जिससे ये जो भी लोग रूस के खिलाफ यूक्रेन का सपोर्ट लेके अपनी कार्रवाई पीछे से करने की कोशिश कर रहे थे, बस उनको एक रूस का जवाब है। और उससे यूक्रेन कब समझ पाता है ये, और यूक्रेन को ये कब लग सकता है कि ऐसा दूसरे के बहकावे में या दूसरे के कहने पे अगर या तो खुद सक्षम हो उस लड़ाई के लिए, या उतनी उनके अंदर ताकत हो कि वो लड़ सकते हैं, तो अलग बात थी। लेकिन हम सबको पता है कि जब सेना की बात आएगी, सेना की मजबूती की बात आएगी, मिलिट्री ऑपरेशन की बात आएगी, तो रूस उनसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, और उनको कुछ ही दिन में या कुछ ही घंटों की लड़ाई में नस नाबूद भी कर सकता है। लेकिन वो कर नहीं रहा है, और इसीलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केवल एक दबाव बनाने की कोशिश है। 1 हफ्ते लड़ाई का ऑलरेडी हो गया, दूसरा हफ्ता चल रहा है। शायद इसी हफ्ते के अंत में अगर वो दबाव महसूस करके किसी भी निर्णय पे अगर यूक्रेन आता है कि
कि ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं और हम किसी भी दूसरे के कहने पे हम आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं रच रहे हैं, और ना ही हम किसी तीसरे या चौथे देश को अपने पास मिलिट्री वेपन्स या विमान, लड़ाकू विमान या इससे संबंधित कोई भी हथियार रखने की इजाज़त देंगे। आप इससे निश्चिंत रहिए। मुझे लगता है इसके बाद रशिया और यूक्रेन का वार वहीं पे समाप्त हो जाएगा, और जैसे पहले स्थिति थी उसी तरीके से स्थिति चलेगी। तो देखते हैं अभी कि यूक्रेन, हालांकि यूक्रेन को लोग बोलते हैं नाटो के सदस्य, यूरोपियन यूनियन, हम ये कर देंगे, हम लड़ाई का सामान भेज देंगे, हम रूस के ऊपर अलग अलग तरीके से मॉनेटरी सैंक्शंस लगा देंगे, स्विफ्ट से उसको निकाल देंगे। ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, सैंक्शन कोई किसी पे लगाए, स्विफ्ट से आप उनको निकाल दो, रशिया को, रशियन बैंक्स एक दूसरे अदर जो कंट्रीज़ हैं, अन्य देशों के जो बैंक्स हैं उनके साथ वो लेन देन न कर पाए, या रशिया जो कच्चे तेल का बहुत निर्यात करता है उसको आप लोग रोक दीजिए, यूरोपियन यूनियन या नाटो के सदस्य मिल के कुछ समय के लिए। लेकिन जो मजबूत है वो मजबूत है, और बाद की चीज़ें बाद में देखी जाती हैं, ये रूस को भी समझ आ जाता है, समझ आया हुआ है, इतिहास भी इसका गवाह है। आगे भी उसको पता है कि चीज़ें फिर से सामान्य हो सकती हैं, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यूक्रेन में नाटो के सदस्य, और ख़ास तौर पे अमेरिका या जो मजबूत देश हैं जो अपना वर्चस्व पूरी दुनिया पे कायम करना चाहते हैं, वो रूस अलाउ नहीं करेगा, उसकी अनुमति नहीं देगा, और इसीलिए ये लड़ाई हो रही है। जो इसलिए जो हम लोग बोलते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, आप लोग सुनते होंगे कि वो यूक्रेन पे कब्जा करना चाह रहा है, पूरा ध्वस्त कर रहा है, पूरा बर्बाद कर दे रहा है यूक्रेन को। शायद इसमें हो सकता है, जब मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं तो कुछ न कुछ जान माल का नुकसान ज़रूर होता है, लेकिन वो किसी भी नागरिक को या जानबूझ के किसी सार्वजनिक जगह पे जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग हैं, उनके ऊपर शायद अटैक नहीं कर रहा है, उनका हमला। और काफ़ी लोग वहाँ से पलायन भी कर चुके हैं यूक्रेन से, और पड़ोसी देशों में जैसे पोलैंड जाके रह रहे हैं। शायद यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी यूक्रेन छोड़ के चले गए हैं, और पोलैंड में ही रह के वहाँ से वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से संदेश भेज रहे हैं। लेकिन चूँकि नज़दीक सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, यूक्रेन रूस का पड़ोसी है, दूसरे देश दूसरी जगह से अपनी सेनाएं भेजने में उनको बहुत समय लगेगा, बहुत प्रयास लगेगा, बहुत आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो केवल दूर से बोलना कि मैं आपको ये सपोर्ट कर दूंगा, वो सपोर्ट कर दूंगा, और आप लड़ाई लड़ते रहिए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक ये चल सकता है। और आज के ज़माने में जहाँ पे बहुतों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो ये एंटरटेन नहीं कर सकते। जब यूक्रेन शुरुआत में स्वतंत्र देश बना, तो उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स या जो और हथियार थे, वो ऑलरेडी वो रशिया को दे दिया था सब कुछ, इसलिए उसके पास कोई हथियार नहीं थे। अभी आपको क्वेश्चन ये होगा कि उसने क्यों दिया था। तो पहले यूक्रेन में रशिया सपोर्टिव सरकार थी, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो रशिया को सपोर्ट करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने हथियार जो थे वो सप्लाई किए थे रूस को। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो लड़ाई अलग रोचक मोड़ ले सकती थी, जिसमें यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन खाली हाथ लड़ाई नहीं होती है, और दूसरे के बलबूते, दूसरे की ताकत पे कभी भी कोई भी लड़ाई न जीती गई है, न जीती जा सकती है। इसलिए उम्मीद यही है कि रशिया के द्वारा बनाए जा रहे ये दबाव यूक्रेन शायद समझे, और उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता करके ये मामला शांत करे। अदर देशों को, जो अन्य देश हैं, चाहे वो नाटो के सदस्य देश हों, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के हों, उन लोगों को भी ये समझना है कि या तो आप
उस तरीके की मिलिट्री सपोर्ट या उस तरीके की स्थिति में पहुँचे जहाँ पे यूक्रेन को बर्बाद ना किया जा सके, केवल नाटो की सदस्यता देते हुए या यूरोपियन यूनियन का पार्ट होते हुए यूक्रेन बर्बाद ना हो, उसके लिए उनको इंश्योर करना चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक 100% चाहे वो अमेरिका हो या अन्य देश हों, जिनके कहने पे या जिनके सपोर्ट से यूक्रेन इतना उम्मीदें लगाए बैठा था, अभी तक वो हुआ नहीं और उसका दुष्परिणाम अब वो खुद भुगत रहा है। इस उम्मीद के साथ कि अभी आप लोगों को ये रशिया और यूक्रेन का पूरा ये वॉर का कारण पता लग गया होगा। आगे भी इसके बारे में और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपस में प्यार करें, सबका सम्मान करें। जय हिंद।